सोचे ही ना। बाय द वे जो आपने सवाल भेजे थे 32 के आसपास 32 क्वेश्चंस थे, जिनका कंपाइलेशन यहाँ पे है। आपके सवाल नोटिफिकेशन में जो उपलब्ध जवाब है, चूँकि जवाब हमारा जवाब नहीं होता है, वो जवाब जो आयोग का अपना जवाब है वही जवाब है। तो मित्रों ये जो आपके प्रश्न थे, हमारी टीम मेंबर हिमांशी ने इसको इकट्ठा कर लिया, और जैसे थीम वाइज हम आंसर लिखते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, वैसे ही जो कॉमन क्वेश्चन थे उसको कंपाइल कर लिया। आई थिंक 14-15 सवाल बने। तो पहले उन 14-15 सवालों को हम एक एक करके जवाब देते हैं, क्योंकि हिमांशी ने नोटिफिकेशन को ठीक से पढ़ा है। जहाँ जहाँ उनको नहीं समझा है वहाँ वहाँ उन्होंने समझने की कोशिश की है, पूछने देखने की कोशिश की है। और इसके बाद भी अगर आपके कोई सवाल बचते हैं तो उसे आप पूछ सकते हैं, और बताने की कोशिश करेंगे। बस सेशन बहुत शॉर्ट होगा, क्योंकि 9 बजे भागीरथ प्लस में क्लास है, तो अपने पास एक 15 मिनट है सिर्फ। ठीक है, लेट्स बिगिन। हिमांशी जाना मत, ज्वाइन करके रखना, कि तुमसे एक्सपर्ट ओपिनियन लेना पड़ेगा, तुमने काफ़ी मेहनत किया है तो। ओके फाइन। देखो भैया, आपके सवाल नंबर 1 जो आपने टेलीग्राम के ग्रुप में पोस्ट किया था चैनल पे, वही उठा करके यहाँ कॉपी पेस्ट कर दिया। पहला सवाल, सर मेरा पीजी एमए हिस्ट्री है और एलएलबी भी 2024 का है, पोस्ट एलिजिबिलिटी समझ नहीं आ रही। अरे यार, पहली चीज़ तो एक चीज़ क्लियर समझो, जिन पोस्ट के लिए उसने एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा है, मतलब कि वो स्पेशल क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट रखते हैं, बाकी सभी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है। स्पेशल जो पोस्ट होती हैं उन्हीं के लिए क्वालिफिकेशन अलग से वो मेंशन करता है। अब देखिए, आप कहती हैं कि आप एमए हैं हिस्ट्री से, शायद हिस्ट्री का उतना महत्व नहीं है, लेकिन एमए हैं आप और एलएलबी भी हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, किसके लिए? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। एलएलबी अगर आपने किया है निश्चित तौर पे 24 में किया है, तो मतलब आपका पूरा हो चुका है, तो सब रजिस्ट्रार भी आप भर सकती हैं, असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर भी भर सकती हैं। आपका जवाब हो गया। मैंने नाम प्राइवेसी की वजह से नहीं रखा है, सिर्फ आपके क्वेश्चन ही लिए। कैन आई अप्लाई वाइल परस्यूइंग ग्रेजुएशन इन फाइनल ईयर? क्या मैं ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में हूँ तो अप्लाई कर सकता हूँ? साफ साफ लिखा है, द कैंडिडेट मस्ट पजेज बैचलर डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से अप टू द लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। मतलब कि जिस दिन आप एप्लीकेशन कर रहे हैं उस दिन के पहले से तक आपकी डिग्री कंप्लीट हो जानी चाहिए। यही हुआ ना हिमांशी, इसका मतलब इंटरप्रिटेशन? जिस दिन आप अप्लाई कर रहे हैं उस दिन के पहले तक आपको डिग्री कंप्लीट कर लेनी है। ठीक, तो अगर आपकी ये डिग्री कंप्लीट हो चुकी है फॉर्म भरने के पहले, तो आप एलिजिबल हैं, अदरवाइज नहीं। ये जितनी समझ है और इंटरप्रिटेशन है, अदरवाइज फिर कुछ दूसरा है तो आप देख सकते हैं। ओबीसी स्टेट सर्टिफिकेट कब तक का लगेगा? हिमांशी, इसमें तुमने कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं लगाए? नोटिफिकेशन में नहीं था क्या स्पेसिफिकली? नोटिफिकेशन में ओबीसी के कंटेक्स्ट में नहीं गिवन है, ईडब्ल्यूएस के कंटेक्स्ट में गिवन है कि लास्ट 1 ईयर का वुड बी कंसीडर्ड। आई थिंक इंटरव्यू के समय में क्या वो लोग मांगते हैं, एक बार देख लेना। यूपीएससी में तो बहुत क्लियरली लिखा होता है, यूपी पीसीएस में इंटरव्यू के समय में किस तरीके से वो डॉक्यूमेंट चाहिए होता है ओबीसी के सिलसिले में, क्योंकि ओबीसी को लेकर के सवाल काफ़ी हैं। वो एक बार हिमांशी अलग से तुम जो भी तुमको ऑफिशियल डॉक्यूमेंट मिलता है वो शेयर कर देना चैनल पे। और लास्ट 1 ईयर, अब ईडब्ल्यूएस के बारे में जहाँ तक मैंने पढ़ा है, अभी जो तुमने दिया था, साफ साफ कहता है कि जिस साल आप आवेदन कर रहे हैं, और ये कोर्ट केस चल रहा है एक्चुअली, तो कोर्ट केस चल रहा है, कह रहा है उसके अंतर्गत ही रहेगा। ये देखिए, कह रहा है कि जो ईडब्ल्यूएस की श्रेणी के अभ्यर्थी हैं उनकी श्रेणी का जो प्रमाण पत्र है वो आवेदन करने के वर्ष के पूर्व वर्ष का, आवेदन कौन से साल में कर रहे हैं मित्रों? 2025 में कर रहे हैं, तो कौन से साल का होना चाहिए? 24 का होना चाहिए। ठीक है, अब 24 का होना चाहिए, मतलब समझ रहे हो? 24 का होना चाहिए, मतलब 24 में आप बनवाएंगे इनकम सर्टिफिकेट, तो 24 में इनकम सर्टिफिकेट अगर आप बनवाएंगे तो कौन सा फाइनेंशियल ईयर होगा भाई? 24-25 फाइनेंशियल ईयर। ये कन्फ्यूजन होता है आप लोगों को, समझ लो फिर से यार, चलो बता ही देता हूँ ठीक से मैं। एक होता है एफ वाई और एक होता है ए वाई। एफ वाई मतलब फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू होकर के 31 मार्च तक खत्म होता है। ए वाई मतलब असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर अगर एफ वाई में यानी फाइनेंशियल ईयर में एक जोड़ दोगे तो हो जाएगा। जैसे, क्योंकि ये इनकम सर्टिफिकेट में कई बार आप लोगों को दिक्कत होती है कि भाई 2023-24 अगर एफ वाई है तो उसका ए वाई यानी जब आपका इनकम एसेस हो रहा है, जब आप रिटर्न फाइल करते हैं, वो हो जाएगा 24 और 25। करना क्या है, 2025 में आप आवेदन कर रहे हैं, ईडब्ल्यूएस वाले में तो ध्यान से सुन लो, बार बार कंफ्यूज मत हुआ करो यार। 25 में आवेदन कर रहे हो,
25 में आवेदन कर रहे हो तो 1 साल पहले का इसके होना चाहिए, मतलब 24 का होना चाहिए। अब 24 में इनकम सर्टिफिकेट बनवाने जाओगे जब तहसीलदार या डिप्टी कलेक्टर के पास, जिसके पास भी बनता है, ध्यान रखना तहसीलदार से नीचे वाले का मत बनवाना, यूपीएससी ने रिजेक्ट किए हैं काफ़ी लोगों के, तो तहसीलदार अंडर पे भी बनवाना। तो 24 में जब जाओगे तो कहेगा इनकम सर्टिफिकेट लेके आओ। इनकम सर्टिफिकेट आपका पता चलेगा आपके इनकम टैक्स रिटर्न से। इनकम टैक्स रिटर्न कौन से साल का भरा होगा आपने 2024 में? 2023-24 का ही भरा होगा। क्यों? क्योंकि 23-24 मतलब 31 मार्च 2024। 31 मार्च 2024 को जब फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ 23-24 का, उसके बाद से ही जुलाई तक आपने रिटर्न भरा, ठीक है? वहीं तो आप उनको प्रूफ के तौर पे दिखाओगे, क्योंकि 24-25 जो फाइनेंशियल ईयर है उसका तो टाइम खत्म हो गया 31 मार्च 2025 में, तब तो आप दिखा नहीं पाओगे उनको। इसलिए फिर से आई रिपीट, जो इनकम सर्टिफिकेट आपको दिखाना है वो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का दिखाना है, जो 31 मार्च 2024 तक की आपकी टोटल इनकम है, 1 अप्रैल 2023 से लेकर के 31 मार्च 2024 तक की जो भी आपकी इनकम है, वो आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद में, वो इनकम प्रूफ देने के बाद में 2024 में जो आपने बनवाया है, वो सर्टिफिकेट आपको ईडब्ल्यूएस के लिए लगाना है। इसके बाद आपको कोई शंका रहनी नहीं चाहिए। ठीक है, ठीक है ना? क्लियर हिमांशी? ऐसे ही है ना? Yes, sir. ठीक है। नाउ फूड सेफ्टी ऑफिसर, एफएसओ, नॉर्मल बीएससी किया है तुमने, वाले एलिजिबल जिसमें केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी सब्जेक्ट हो। अच्छा, जेडबीसी से आपने किया है, आप कर सकती हैं या नहीं? देखो यहाँ, अगर ये आपने पढ़ लिया होता, पढ़ लिया करो यार, आपको दीपो भवा, तुम्हारे लिए 15 मिनट तो मैं दे रहा हूँ, कम से कम घंटों हिमांशी ने दिया है, तो ऐसे क्यों करते हो? यूपीएससी में एक निबंध पूछा था, अब हमने ज्ञान के सारे साधन वाह्य स्रोतों को सौंप दिए हैं, यानी अब हमने सब कुछ आउटसोर्स कर दिया है, तो ठीक है, अब पढ़ाना है तो ये भी करेंगे। मैं तो कह रहा हूँ एक बच्चे को जवाब दिया है भाई, आगे आएगा, मैं आपका फॉर्म भर दूंगा, नहीं दिक्कत होगी, ज़्यादा दिक्कत होगी तो। अब बैचलर डिग्री ऑन फूड टेक्नोलॉजी, फूड सेफ्टी ऑफिसर बनने के लिए, वैसे भी फूड सेफ्टी लिखा हुआ है, तो केमिस्ट्री क्या करेगा यहाँ पे? बैचलर डिग्री होना चाहिए किसमें? फूड टेक्नोलॉजी में, या डेयरी टेक्नोलॉजी में, या बायोटेक्नोलॉजी में, और है, यानी कि कोई भी एक होना चाहिए, या ऑयल टेक्नोलॉजी में, या एग्रीकल्चर साइंस में, या वेटनरी साइंस में, बायोकेमिस्ट्री हो, माइक्रोबायोलॉजी हो, या पोस्ट ग्रेजुएट हो केमिस्ट्री में। नॉर्मल केमिस्ट्री ग्रेजुएशन नहीं चलेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, या डिग्री हो किसी मेडिसिन में, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से जो भी रिकॉग्निशन मिला हुआ है यूजीसी वगैरह का। ठीक है, ये तो पहला हो गया, जो पहले ही क्राइटेरिया नहीं फुलफिल करवा रहे हो तो दूसरा क्या? तो कुल मिला करके करना क्या है? करना ये है कि ये जो भी है, ये डिग्री जो है फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, मेडिसिन, ये अगर है तो आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर केमिस्ट्री से आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है यानी कि एमएससी है तो कर सकते हो, सिंपल बीएससी वाले नहीं कर सकते। तो मैडम आपका या सर आपका ये सवाल जो है वो, इसका जवाब है नो। ये सब ऑफिशियल नोटिफिकेशंस ही है, मैं अपने ज्ञान को यहाँ पे दिखा नहीं सकता, क्योंकि जो है सो है। सर हमने बीएससी किया है, उसके बाद एमए सोशियोलॉजी से किया है, ओके, तो यहाँ पे कीवर्ड है बीएससी और एमए सोशियोलॉजी। क्या श्रम प्रवर्तन अधिकारी यानी कि लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर के लिए एलिजिबल हैं? लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए मैडम? एसेंशियल, प्रेफरेंशियल छोड़ दो, पहले एसेंशियल देखो। अर्थशास्त्र है क्या? नहीं। समाजशास्त्र, वाणिज्य? नहीं। तो इसका जवाब होगा नो, क्योंकि समाजशास्त्र, समाज कार्य, विधि, लॉ, कल्याण, व्यापार, कुछ नहीं। तो ये आपका जवाब है नो। जो भी होगा मैडम देख लेना बाद में, या सर आप देख लेना बाद में। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की इशू डेट कब की होनी चाहिए? साफ साफ अभी बता चुका हूँ ईडब्ल्यूएस के बारे में, इसके बाद कोई सवाल ही नहीं बचना चाहिए। आपने पूछा है किस फाइनेंशियल ईयर का लगाना है, 24-25 फाइनेंशियल ईयर तो भी खत्म नहीं हुआ है भाई, कैसे लगा दोगे? 23-24 सही आंसर। ओनली बीए में सोशियोलॉजी से जो किया हो, अच्छा सोशियोलॉजी की टर्म है यहाँ पे, और बीए में जो किया हो, बीए या एमए, वो किस पोस्ट के लिए एलिजिबल है? अच्छा ओके, समझ नहीं आ रहा। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर क्या मांगता है? पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, है ना हिमांशी? पोस्ट ग्रेजुएशन। Yes, sir. तो आप Yes. बाकी नॉर्मल जो डिग्री है आपकी, जो नॉर्मल पोस्ट हैं जिनमें कोई भी अलग से स्पेशल क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, वो तो सब अप्लाई कर सकते हैं आप, लेकिन जिनके लिए स्पेशल क्वालिफिकेशन चाहिए उनमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर आता है, जिसके लिए आप एलिजिबल हैं। दूसरा लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर, इसमें कहता है समाजशास्त्र में आपने क्या किया हो, पोस्ट ग्रेजुएट अथवा परस्नातक, यानी डिप्लोमा हो या फिर पीजी की उपाधि हो, और आपने क्या किया है, एमए किया है, तो बढ़िया, आप दोनों के लिए एलिजिबल, बधाई हो। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन ऑफिसर के लिए क्या चाहिए इसमें? Sir, attached है. अच्छा ओके, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एजुकेशन और इंफॉर्मेशन ऑफिसर के लिए समाजशास्त्र में पोस्ट ग्रेजुएट, तो इसके लिए भी आप एलिजिबल हैं। असिस्टेंट कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार, सॉरी असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव और असिस्टेंट कमिश्नर कोऑपरेटिव, ये दोनों कोऑपरेटिव में ही है क्या? Yes, sir.
ओके। कोऑपरेटिव में महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा एक्चुअली कोऑपरेटिव का कल्चर है। भारत में महाराष्ट्र नंबर 1 पे आता है कोऑपरेटिव में। उत्तर प्रदेश भी शायद डेवलप कर रहा है, तो उसके लिए पोस्ट उनको चाहिए। तो इनको चाहिए आर्ट, साइंस, कॉमर्स में बैचलर डिग्री। आर्ट, साइंस, कॉमर्स, ओके। यानी बीए होना चाहिए या बीएससी होना चाहिए या फिर बीकॉम होना चाहिए, ऐसा ही ना? और आप क्या हैं भाई? Yes, sir. आप हैं यहाँ पे बीए, तो ठीक है ना, यू आर एलिजिबल यार। दिक्कत क्या है इसमें? बढ़िया। दूसरा सवाल आपका है, एक बार ओटीआर रजिस्ट्रेशन हो गया लेकिन फॉर्म फिल नहीं किए, तो एज कम पड़ गया था क्या? सॉरी, एक बार ओटीआर रजिस्ट्रेशन हो गया लेकिन फॉर्म नहीं फिल किया था क्योंकि एज कम पड़ गया था, क्या 2025 में फिर से ओटीआर करवाना होगा? इसका जवाब क्या है हिमांशी? ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन एक बार ही करना है, ऐसा है। अगर दोबारा नहीं ले रहा है तो करो कि एडिट करो, और एडिट भी अगर नहीं हो रहा है, जैसे कि फोटो सिग्नेचर ये सब शायद एडिट नहीं हो रहा है, अगर एडिट भी नहीं हो रहा है तो क्या करो, आयोग को ईमेल करो या वहाँ पे चले जाओ। मेरा एक दोस्त है जिसको मैं जानता हूँ, वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में एक बार उसने अप्लाई कर दिया था, अब उसको चाहिए यूआर कैटेगरी, क्योंकि उसको लगता है कि प्रीलिम वो इसलिए फेल हो जाता है क्योंकि उसको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की वजह से कट ऑफ ज़्यादा जाती है, यूआर उसको चाहिए। आयोग गया हुआ था, तो आयोग ने कहा एक एफिडेविट दे देना, हो जाएगा। ठीक, तो मुझे लग रहा है एक एफिडेविट दे देना, आयोग चले जाना, काम हो जाएगा। अंत में सभी सवालों का समाधान आयोग है। आयोग आपका सेवक है, मालिक नहीं है। तो जब भी दिक्कत हो आयोग चले जाओ, नहीं जा सकते ईमेल कर दो, फिर भी काम नहीं बनता तो जाना ही पड़ेगा किसी न किसी को, हो जाएगा। सर जब हमने ओटीआर किया था तब मेरा बीएड कंप्लीट नहीं था, अब हो गया है, हमने क्या करना होगा? तब कंप्लीट नहीं था क्योंकि साफ साफ कह रहा है कि भाई फॉर्म भरने के पहले आपका डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। अब कंप्लीट हो गया तो आप भर सकते हैं, और ओटीआर में आप चेंज भी कर सकते हैं, इसको सिंक्रोनाइज कर देना। ज़्यादा दिक्कत होगा आयोग को ईमेल कर देना। सर मुझे यूपीपीसीएस का नहीं पता कितना रिस्पॉन्सिव है ये लोग, लेकिन यूपीसी बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिवली रिस्पॉन्स करती है, ये लोग भी करते होंगे मोस्ट प्रोबेबली। 2-4 बार ईमेल करो, फटाफट करो, ज़्यादा दिक्कत हो आयोग चले जाओ। सर ओटीआर में और हर चीज़ की रिसीविंग ले लेना, जो भी आयोग में देना सबमिट करना, रिसीविंग ले लेना, कल को बदमाशी करेंगे तो कोर्ट चले जाना, ठीक है? क्यों? क्योंकि अंत में आपका अधिकार नहीं वायलेट होना चाहिए। सर ओटीआर में अपडेट करना है फोटो एंड सिग्नेचर, मैंने कई बार ट्राई किया बट फोटो अपडेट ही नहीं हो रहा है। ओटीआर के इशूज काफ़ी हैं, मुझे लग रहा है ओटीआर में जो जो एडिट का ऑप्शन है, एक बार ओटीआर का मैनुअल पढ़ो। अब हर चीज़ मैं आपको उपलब्ध नहीं करा सकता, ओटीआर का मैनुअल पढ़ो, क्या क्या अपडेट हो सकता है, क्या क्या चेंज हो सकता है। अगर नहीं हो पा रहा है तो इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम क्या करो, मेल बॉक्स में ईमेल करो आयोग। ओबीसी के लिए इनकम सर्टिफिकेट कंपलसरी है क्या? देखो इसका जवाब ऐसे है, ओबीसी के लिए इनकम सर्टिफिकेट तब कंपलसरी है जब आप कह रहे हो कि भाई आप क्रीमी लेयर में नहीं आते, आप ओबीसी हैं, आप लाभ लेना चाहते हैं, तो इसलिए सर्टिफिकेट तो लगाना ही पड़ेगा आपको। लेकिन ये कब लगाना पड़ेगा? सर जो डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे ओबीसी, एनसीएल, डोमिसाइल, ये सर्टिफिकेट अभी नहीं बनवाए हैं तो क्या ज़रूरत है? अभी फॉर्म फिलिंग के टाइम पे साफ साफ लिखा है इसमें कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। इसकी ज़रूरत प्रीलिम के टाइम पे नहीं पड़ता है, प्रीलिम के टाइम पे सर्टिफिकेट्स नहीं मांगा जाता है, सिर्फ आपसे लिखवा लिया जाता है। इसकी ज़रूरत होती है मेंस का फॉर्म जब आप भर रहे होते हैं, तब सारे हार्ड कॉपी आपको वहाँ पे, मतलब उसकी जीरोक्स सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भेजनी पड़ती है। और जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं, पर्सनालिटी टेस्ट जब आपका होता है, उस समय वो सारे डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाई किए जाते हैं, ठीक है? तो अभी फ़िलहाल फॉर्म भर दो, बनवा के रख लो, और जब आप मेंस का फॉर्म भरना तब उस समय क्या करना, इसको सबमिट कर देना और इंटरव्यू के टाइम पे ओरिजिनल लेके जाना। सर मैंने यूपीपीसीएस 2024 का फॉर्म जनरल कैटेगरी से फिल किया था, लेकिन 25 का फॉर्म मैं ईडब्ल्यूएस से। हाँ कर लो ना, ओटीआर में चेंज कर दो, क्या दिक्कत है? फिर भी नहीं हो रहा है तो एक एफिडेविट आयोग को ईमेल कर दो। सर फर्स्ट टाइम वालों के लिए बता दीजिएगा कैसे भरना है। ये जो वीडियो बना रहा हूँ अगर इससे समझ में आ जाएगा तो बहुत बढ़िया, नहीं तो मैं तुम्हारा फॉर्म भर दूंगा, डोंट वरी। और साइबर कैफे वाला फीस भी नहीं चार्ज करूँगा। सर मैं बीएससी एग्रीकल्चर हूँ, ऑप्शनल में। अच्छा, एग्रीकल्चर साइंस है, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकते, क्या दिक्कत है? ऑप्शनल नहीं, ऑप्शन होगा आई थिंक, क्यों हिमांशी? Yes, sir. सर वो ग्रेजुएट है नॉर्मली तो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ था, ये देखो, ये है ना, यही है ना? सर वो आई थिंक ओवरऑल पूछ रहे हैं कि अप्लाई कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, अच्छा ओवरऑल बिल्कुल, ग्रेजुएट है तो कर सकते आप ग्रेजुएट हो इतना काफ़ी है भाई, ग्रेजुएशन करना मजाक है क्या इस देश में? बहुत बड़ी बात है, कर सकते। फॉर्म फिल भी कर दिया, पर ओबीसी सर्टिफिकेट एंड अदर सर्टिफिकेट तो मैनेज ही नहीं
कब देना है? इंटरव्यू के टाइम पे बताया ना, मेंस के टाइम पे हार्ड कॉपी देना है सेल्फ अटेस्टेड, और इंटरव्यू के टाइम पे आपको लेके जाना है। एक लास्ट सवाल, इनकम सर्टिफिकेट किसका, फादर या अपना? इसका सीधा जवाब है फैमिली का। अब फैमिली में कौन आता है? फैमिली में मित्र, आपके जितने ब्लड रिलेटिव हैं, जैसे मान लो आप हैं, आपके मम्मी पापा वो हैं, आपका कोई बेटा है, उसकी इनकम अगर वो बांट नहीं लिया है, और आई थिंक यही सब आते हैं। भाई नहीं आता है इस इनकम में, बहन नहीं आती है 18 साल के ऊपर। तो मम्मी पापा की जो इनकम है, आपकी पूरी फैमिली की इनकम उसमें इंक्लूड कर ली जाएगी। ठीक, ऐसा है। इसके बाद कोई सवाल बचा? कुछ है किसी का इसके बाद सवाल? सर गुड इवनिंग सर। हाँ सर नमस्ते, एक डाउट है मेरा। बोलो। सर एक्चुअली वही प्रॉब्लम सर आप बता रहे थे। एक्चुअली सर मैंने ओबीसी से ओटीआर तो भर दिया है, उसका जो लिमिट है वो खत्म भी हो गया है। तो सर जो फॉर्म एडिट वाला ऑप्शन आता है लास्ट में, उसमें सर ये कैटेगरी चेंज हो जाता है क्या, कि मतलब मैंने ओबीसी किया तो उसमें जनरल हो जाए? जब edit वाला window- सिंपल है, एक बार एडिट वाला विंडो ओपन करो ओटीआर का। आपने फॉर्म भर दिया है क्या? नहीं सर, ओटीआर में मेरा जो 3 लिमिट हाँ, आवाज़ नहीं आ रही, वाला आवाज़ नहीं आ रही, क्या कह रहे हैं आप? सर एक्चुअली ओटीआर में जो सर 3 लिमिट मिलता है एडिट के लिए, तो सर वो 3 लिमिट एग्जॉस्ट हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो सर अभी ओबीसी से क्योंकि जो लिमिट है हमारे इनकम की वो 8 लाख से थोड़ी ज्यादा इस बार जा रही है। नहीं ठीक है, मैं समझ गया। तो आप कोई बात नहीं। पहली चीज़ तो ये है कि अंत में अगर आप इंटरव्यू के समय पर अगर आप ओबीसी कैटेगरी को बिलोंग नहीं करते हैं इनकम की वजह से या किसी और वजह से, तो आपको एक तो यूआर में ट्रीट किया जाएगा। ठीक, और अगर प्रीलिम आपने ओबीसी कैटेगरी से पास किया है लेकिन आप ओबीसी में आते ही नहीं है, तो संभवतः आपका कैंडिडेचर भी कैंसिल किया जा सकता है। ठीक है, तो अगर आप यूआर की कैटेगरी के बराबर नंबर लेके आ रहे हैं तो फिर तनाव ही नहीं। ठीक, इंटरव्यू के समय पे आपका वेरिफिकेशन होगा, आप किस कैटेगरी में आते हैं वो सब जस्टिफाई हो जाता है। फिर भी क्या करो कि आप उनको एक ईमेल कर दो। ठीक, और अगर इलाहाबाद रहते हो तो मिल लो उनसे। ठीक है, सर ईमेल 2-3 दिन हो गए। हाँ तो मिल लो। प्रयाग में कोई है तो प्रयाग में भेज दो उसको, बोलो ये प्रॉब्लम आ रहा है, मुझे अपना कैटेगरी चेंज करना है। 3 बार की लिमिट आपकी खत्म हो चुकी है। पहली चीज़ तो ये लिमिट जो है ना 3 से ज़्यादा बढ़ा करके, वैसे प्रॉब्लम कैसी होती है कि कितनी भी लिमिट कर दें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही जाता है, बट फिर भी 5 लिमिट कर देना चाहिए। एक बार आयो किसी को भेज दो। ठीक है, सर एक ये था कि सर जो कैटेगरी है इनकम किसी का ज्यादा हो गया तो चेंज हो जाता है, तो सर ये कैटेगरी ओटीआर से आई थिंक बाहर रहता तो अच्छा रहता। हाँ फिर एक काम करो, एक बार ये प्रॉब्लम प्रॉपर लिख करके एप्लीकेशन में किसी को भेज दो वहाँ पे जो भी हो। ठीक है, बेटर रहेगा। आयोग को एक बार इन्फॉर्म करो, उसकी रिसीविंग ले लेना, ताकि कल को कैंडिडेचर वगैरह कैंसिल करने लगे तो बताओ भाई तुमको इन्फॉर्म मैंने किया था। ठीक है, तुम ऑप्शन नहीं दे रहे हो तो मैं क्या करूँ। ठीक है, और कोई सवाल? थैंक यू सर। यस भाई, हमारा में सर एक डाउट है सर, पूछ सकते हैं क्या? बोल। अरे बिल्कुल। एक्चुअली हरियाणा स्टेट से और यूपी पीसीएस में अगर होना चाहते हैं तो हमारे भी केस में क्या जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा मेंस इंटरव्यू के टाइम में? डोमिसाइल सर्टिफिकेट तुम्हें क्यों चाहिए? कोई रिजर्वेशन का लाभ तो ले नहीं रहे हो, ना ही तुम्हें मिलने वाला है। नहीं। तुम्हारा डोमिसाइल कहाँ का है? नहीं, उसका हरियाणा स्टेट का है। तुम्हारा डोमिसाइल हरियाणा का है, तुम्हें किसी प्रकार के रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलने वाला है, सिवाय अगर फीमेल होती तुम तो, क्योंकि फीमेल को कहीं का भी वो लाभ मिलने वाला है। शायद कोर्ट केस चल रहा है, सब जुडिश मैटर, तो तुम्हें रिजर्वेशन का कोई लाभ मिलेगा नहीं, इसलिए डोमिसाइल का मैटर ही नहीं ठहरता है। सब जगह जहाँ डोमिसाइल के लाभ मिल रहे हैं सब जगह नो कर देना। ठीक, धूमधाम से यूआर कैटेगरी में एग्जाम दो। नहीं सर, एक्चुअली मुखर्जी नगर में एक मेरा दोस्त था तो वो ऐसे बोल रहा था कि जैसे इंटरव्यू के टाइम में जैसे जो अदर स्टेट वाले को भी डोमिसाइल शो करना पड़ता है, इसलिए मैंने आपसे सर पूछा कि अगर पहली चीज़ तो ये है कि जो नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है मैं उसके हिसाब से जवाब दे रहा हूँ। तुम्हारा दोस्त क्या कहता है, ये प्रॉब्लम कैसे ना, मुखर्जी नगर में दोस्त बहुत होते हैं और दोस्त हर कोई कुछ ना कुछ सलाह देता ही रहता है ओआरएन में, और हो सकता है उसने कभी कुछ नहीं किया हो। तो मैंने खुद भी इंटरव्यू दिया है यूपीपीसीएस का, यूपीएससी का तो छोड़ दो, डिफरेंट चीज़ है। तो मैं तुमको सलाह दे रहा हूँ और तुमको फैक्चुअल, इसीलिए जब मैं सवाल एफएक्यू हो रहा था तो उसमें प्रॉपर नोटिफिकेशन चिपकाया है। ठीक है, कि डोमिसाइल की ज़रूरत नहीं है, आप यूआर कैटेगरी में भर रहे हैं, आप बाहरी हैं, ख़त्म हो गई बात वहीं पे। एमपी मध्य प्रदेश ने सिर्फ एक किया था कि अगर आप बाहर के हैं तो कुछ इशू हुआ था, उन्होंने डोमिसाइल के आधार पर उन्होंने कुछ बेनिफिट नहीं दिया था, जो मामला कोर्ट में चला गया था, और उन्होंने फिर बाद में डोमिसाइल का इशू खत्म किया। समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो? तो आप जैसे बोलोगे कि मैं उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल नहीं हूँ, वैसे ही आपको सारे बेनिफिट बंद हो जाएंगे। ठीक है, बस उतना ही नुकसान होगा, बाकी कुछ नहीं होगा। और इंटरव्यू के टाइम पे डोमिसाइल मांगेगा तो दे देना, दिक्कत क्या है भाई? निवास प्रमाण पत्र आपका हरियाणा का है, लगा देना कि मैं हरियाणा का हूँ।
और कोई बार भी नहीं है कि यूपी में आप एग्जाम नहीं दे सकते। हरियाणा वालों ने टॉप भी किया इससे पहले, तो कोई दिक्कत, जाइए एग्जाम दीजिए। इंटरव्यू के टाइम पे बनवा लेना, 5 दिन तो लगते हैं, 3-4 दिन लगते हैं, बनवा लेना। और कोई सवाल? ओके, थैंक यू सो मच। यस भाई, कोई और सवाल? सर उसके बाद सर ये पूछना था कि हमने बीकॉम किया है, तो जो उसमें टैक्सेशन वाला जो पोस्ट है जो स्पेशल कैटेगरी का, ऑलरेडी जितने भी स्पेशल क्वालिफिकेशन वाले हैं बता दिया है। फिर भी जिन पोस्ट के लिए स्पेशल क्वालिफिकेशन चाहिए वो ऑलरेडी नोटिफिकेशन में मेंशन है कि इन पोस्ट के लिए स्पेशल क्वालिफिकेशन चाहिए। अगर उनमें आप आते हैं तो ठीक है, अदरवाइज बाकी सभी पोस्ट आपके लिए खुले हुए हैं। जी सर। यस ओके। यस। और कोई? बोलो गायत्री। जो सवाल हो चुके हैं उनको फिर से मत पूछना, वीडियो देख लेना बाद में, ठीक है? क्योंकि एक बार आपने अगर आपने क्वेश्चन पूछा है ग्रुप में पहले कमेंट में, तो निश्चित तौर पे उसका जवाब दिया गया है, क्योंकि लगभग 32 क्वेश्चंस पूछे थे लोगों ने, उन सभी को कंपाइल कर लिया था, ठीक है? ये पूछना था, जैसे कि मेरी मम्मी फैमिली इनकम वाली पेंशन है, हाँ तो उसके हिसाब से ओबीसी फैमिली पेंशन है, उसके ओबीसी का भरना है, तो उसके लिए जैसे इनकम वाला लगेगा, तो वो कैसे बनेगा? मतलब उसके लिए क्या बताना पड़ेगा? इनकम तो उसमें पेंशन ही करवानी पड़ेगी। पहले ओबीसी के लिए ना, ओबीसी में क्रीमी लेयर के लिए जो क्राइटेरिया है एक बार पढ़ लो उसे ठीक से, क्योंकि ये शॉर्ट सेशन में उस तरीके से नहीं बातें हो सकती। क्रीमी लेयर के लिए जैसे अपने एक परिचित है, नाम नहीं लूंगा, अभी आईएएस यूपी कैडर के, उनका ओबीसी कैटेगरी को लेकर के विवाद हो गया था यूपीएससी में, 2016 बैच के आईएएस ऑफिसर, ठीक है? तो यूपीएससी ने उनको क्रीमी लेयर का माना था और उनको आईआरएस दिया था, वो कोर्ट चले गए, बाद में उनको आईएएस अलॉट हुआ, यूपी कैडर अलॉट हुआ। मैं कहना ये चाह रहा हूँ, एक बार क्रीमी लेयर का क्राइटेरिया आप देख लो, जो क्राइटेरिया है उसके हिसाब से काम कर लो, डॉक्यूमेंट के हिसाब से। ये बेसिक जनरल। तो उसमें ये रहता है, बोलो। वो 8 लाख से कम होती है उसके लिए ना, तो वो तो है क्राइटेरिया, मगर उसके लिए प्रूफ क्या देना होता है ये नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि वहां पर जाके बनवाते हैं तो वो लोग कहते हैं कि ऐसे कुछ बना देते हैं, वो उल्टा इनकम टैक्स रिटर्न। आपकी मम्मी का पेंशन है ना, आपकी मम्मी का पेंशन है, पेंशन तो रिकॉर्डेड होता है, पेंशन में तो कुछ धांधली हो नहीं सकती, सब बैंक के थ्रू मिलता है, तो पेंशन सब बैंक के थ्रू मिलता है, तो इनकम टैक्स रिटर्न मम्मी भरती ही होंगी, भरती है ना। कोई भी सरकारी व्यक्ति, कोई भी सरकारी कर्मचारी, अधिकारी इनकम टैक्स रिटर्न। मम्मी की नहीं है ना, क्योंकि फैमिली पेंशन चल रही थी, पापा की थी, तो वो अब मम्मी की हो गई। हाँ, कुल मिला के अभी मम्मी को मिलता है ना, ठीक है ना, डिपेंडेंट है इसलिए मिलता है। तो जो भी इनकम है वो इनकम टैक्स रिटर्न भरती है नहीं भरती? नहीं भरती तो भर दो, इनकम टैक्स रिटर्न भर दो, ठीक है? जो भी पेनल्टी थोड़ा बहुत लगेगा लेट बिलेटेड रिटर्न फाइल करने के लिए, क्योंकि अगर 8 लाख के ऊपर नहीं आता है तो शायद जो भी लिमिट होगा तो शायद पेनल्टी का क्या प्रोविजन है एक बार देख लेना। तो रिटर्न भर दो, रिटर्न भरने के बाद में ले जाकर के अधिकारी को दिखा दो कि ये भैया इनकम टैक्स रिटर्न, ये हमारे रिटर्न का प्रूफ बना दो। अब इनकम टैक्स रिटर्न भरने के बाद चीज़ें बड़ी आसान हो जाती है अधिकारियों के लिए भी, कि हाँ भाई इसने रिटर्न फाइल किया है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसको वेरीफाई भी किया है या एक्सेप्ट किया है, जो भी है, और ये एलिजिबल है या नहीं एलिजिबल है, थोड़ी सीन लेने में आसानी हो जाती है। तो भर दो रिटर्न, क्या दिक्कत है? रिटर्न क्यों नहीं भर रही हैं आप? रिटर्न भरने से कम पता तो चलेगा कि आप कितनी इनकम है, और अदरवाइज क्या प्रूफ है, अदरवाइज क्या प्रूफ, ठीक है? यस, भर दीजिए। और कोई? ठीक है, मोस्टली जो भी आपके सवाल थे वो हो चुके हैं, बता दिया है। फिर भी कुछ लगा तो कमेंट बॉक्स में कर देना। हिमांशी ने बहुत ठीक से पढ़ा है नोटिफिकेशन, तो जो कॉमन सवाल होंगे, सामान्य सवाल होंगे, उनका जवाब दे देंगी वो। और कुछ विशिष्ट अगर सवाल होंगे जैसे कि ओबीसी के बारे में कुछ अलग से, तो नोटिफिकेशन के अलावा जो भी उनकी गाइडलाइन होंगी उनको पढ़ने के बाद में भी जवाब दे दिया जाएगा। बट रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट है उनको रेफर कर लें, ठीक से समझ लें, अंत में पढ़ना लिखना चाहिए, है ना? नोटिफिकेशन ठीक से पढ़ लेने से 90% डाउट इससे क्लियर हो जाते हैं। पहली बार जो लोग बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उनका दूध भात है, वो पूछ सकते हैं कुछ भी, ठीक है? चले फिर, चलो भैया।